हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, एक नए लेसन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, उस लेसन का नाम है पृष्ठ रसायन। ठीक है दोस्तों, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, सरफेस केमिस्ट्री। तो हम इसको पढ़ेंगे और चीजों को आप लोग साथ में लिखते जाइएगा, नोट बनाते जाइए। ठीक है दोस्तों, आपको ये परीक्षा बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले तो हम जानेंगे इस पृष्ठ के बारे में, पृष्ठ रसायन की परिभाषा जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी वस्तु होगी, उस वस्तु पर जो वस्तु होगी, उस वस्तु के जो ऊपरी का ये जो ऊपर वाला भाग होगा उसको हम बोलते हैं सतह। क्या बोलते हैं दोस्तों? सतह बोलते हैं। और जो ये अंदर वाला भाग है, ये जो अंदर वाला भाग है, इस अंदर वाले भाग को बोलते हैं स्थूल। क्या बोलते हैं? स्थूल। और जो सतह होती है उस सतह को इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस। और जो स्थूल होता है उस स्थूल को इंग्लिश में बोलते हैं बल्क। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो चीज है कि सतह यानी कि जो सतह पे चीजें होंगी, सतह यानी कि पृष्ठ रसायन, यानी कि हम सतह के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वस्तु के जो सतह पे जो भी घटना होगी उस घटना के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि पृष्ठ रसायन कहते किसे हैं कि जब किसी वस्तु के सतह पर होने वाली घटनाओं का यदि हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठ रसायन कहते हैं। ये पृष्ठ रसायन की परिभाषा है। अब इसमें हमको जो पढ़ना है, सबसे जरूरी जो चीज है वो हमको पढ़ना है अधिशोषण। पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, अधिशोषण। अधिशोषण किसे कहते हैं, चलिए इसी के द्वारा हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, इस वस्तु पर, ठीक है दोस्तों, इस वस्तु पर कोई अन्य पदार्थ या फिर कह सकते हैं कोई अन्य कण, जब कोई अन्य कण इसके अंदर में चला जाता है, मतलब इसके अंदर चला जाता है, यानी कि इसके स्थूल में चला जाता है, तो उस घटना को हम लोग बोलते हैं अवशोषण। क्या बोलते हैं दोस्तों? अवशोषण। ये हम लोग पहले जान चुके हैं कि अवशोषण क्या होता है। जब किसी पदार्थ के अंदर किसी दूसरे कण का अंदर तक चले जाना तो क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। मतलब उसके अंदर तक अवशोषित हो गया है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर ये कण बाहर से आके केवल इसकी सतह पर आके संचित हो जाए, कहाँ संचित हो जाए, इसकी सतह पर, यानी कि इसके ऊपर ही, अंदर न जाए, कहाँ जाए, ऊपर रह जाए। तो जब कोई अन्य कण, किसी पदार्थ के अन्य कण आके इसकी सतह पर आके क्या हो जाए, चिपक जाए या संचित हो जाए, तो उस प्रक्रम को हम लोग क्या बोलेंगे, अधिशोषण बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। इसको बोलते हैं अधिशोषण, इसको बोलते हैं अवशोषण। अधिशोषण में क्या होगा कि जो भी कण आएगा किसी ठोस या द्रव पे चिपकने के लिए, जो भी कण आएगा यानी फिर जो भी संचित होने के लिए आएगा वो कण अधिशोषण में क्या होगा कि केवल उसकी सतह पर, मतलब केवल उसकी सतह पर आके संचित होगा। परंतु अगर वो कण आ रहा है, इसके अंदर तक चला गया, अगर इसके अंदर तक चला गया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवशोषण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों में परिभाषाएं एकदम बढ़िया से क्लियर हो गई। ठीक है दोस्तों, फिर से आगे देखते हैं क्या होता है। तो अधिशोषण की थोड़ा परिभाषा के बारे में हम लोग जानते हैं। अधिशोषण की परिभाषा क्या होती है, अधिशोषण कहते किसे। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने मोटी मोटी बात में समझा कि जब कोई कण किसी ठोस या द्रव की सतह पर आके संचित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। और यदि उसके अंदर तक चला जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवशोषण। मतलब कहने का ये जो अवशोषण है वह एक स्थूली घटना है, मतलब इसके अंदर तक हो रहा है, यानी कि स्थूल मतलब होता है इसके अंदर तक, तो इसको बोलेंगे स्थूली घटना। और ये घटना कहाँ पे हो रही है, केवल उसके सतह पर हो रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि अधिशोषण एक सतही घटना है। अधिशोषण क्या है, एक सतही घटना जो कि सतह पर हो रही है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात ये है कि अणुक स्पीसीज मतलब कोई भी कण, कोई पदार्थ का कण अणुक स्पीसीज का किसी ठोस या द्रव के स्थूल की अपेक्षा, मतलब इसकी अपेक्षा, ठीक है दोस्तों, इसकी अपेक्षा, स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर संचित होना अधिशोषण कहलाता है। मतलब इसके स्थूल में ना हो बल्कि कहाँ पे हो, उसकी सतह पर हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधिशोषण। ठीक है दोस्तों, ये अधिशोषण की परिभाषा कहलाती है। अब अधिशोषण तो हो रहा है, तो जो अधिशोषण होगा, एक पदार्थ आ रहा है
और एक पदार्थ पहले से, मतलब एक कण आ रहा है और एक पहले से यहाँ पे रखा हुआ है, तो इन दोनों का नाम हम क्या देंगे? ठीक है दोस्तों, तो जो कण बाहर से आ रहा है, जो कण चिपकने के लिए या असंचित होने के लिए उस पर आ रहा है, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? अधिशोष्य। क्या बोलेंगे? अधिशोष्य। मतलब जो बाहर से कण आएगा चिपकने के लिए उसे बोलेंगे अधिशोष्य। और जिस पर आके चिपकेगा, जिस पर आके चिपकेगा या फिर जिस पर आके संचित होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अधिशोषक। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है कि वह पदार्थ जो कि पृष्ठ पर, यानी कि इसके पृष्ठ पर, इस वाले ब्लॉक के पृष्ठ पर संचित होता है तो उसे अधिशोष्य कहते हैं, यानी कि अधिशोष्य वो कहलाता है। दूसरी बात, तथा जिसके सतह पर उसका अधिशोषण होता है, यानी कि उसकी सतह पर आकर चिपकता है, तो जिस सतह पर वो चिपकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि वह पदार्थ जो कि पृष्ठ पर संचित होता है, मतलब जो बाहर से कण आके इसकी सतह पर संचित हो रहे हैं, उसे हम लोग बोलेंगे अधिशोष्य पदार्थ। क्या बोलेंगे? अधिशोष्य कहलाता है। तथा जिसकी सतह पर आके चिपक रहा है, यानी कि इस पर आके चिपक रहा है दूसरा वाला, यानी कि सतह पर क्या हो रहा है? संचित हो रहा है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अधिशोषक। क्या कहते हैं? अधिशोषक। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी परिभाषा थी। और अवशोषण में क्या हो जाएगा कि अवशोषण में कोई पदार्थ आएगा, उसकी सतह से होते हुए पूरे इसके अंदर यानी स्थूल तक चला जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अवशोषण कहेंगे। जैसे हम आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, जैसे कि हम एक स्पंज लेते हैं। स्पंज मतलब होता है सोखता। ठीक है दोस्तों, आप लोग गांव की भाषा में बोलते हैं उसको सोखता। सोखता में देखेंगे तो जैसे कि डेस्टर पे भी लगा, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये सोखता है, इसको बोलते हैं स्पंज। ठीक है दोस्तों, हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पंज। और ये जो स्पंज है, यदि यहाँ पे लिखा गया हमारा ये जो मार्कर इंक है, इंक का ब्लैक पाउडर, अगर इसको मिटाएंगे तो जितने भी ब्लैक पाउडर है इसकी सतह पर आकर क्या हो जा रहे हैं? एकत्रित हो जा रहे हैं, संचित हो जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि हम इसी सोखते को, इसी स्पंज को यदि कहाँ डाल दे? जल में डाल दें, पानी में डाल दें, तो क्या होगा? ये पूरे तरीके से भीग जाएगा, मतलब इसके पानी इसके अंदर तक चला जाएगा। लेकिन यहाँ का जो ब्लैक पाउडर है वो केवल कहाँ तक जा रहा है? केवल इसकी सतह पर आ रहा है। देख लीजिए, आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसके जो ब्लैक पाउडर थे वो इसकी सतह पे हो गए, लेकिन इसके अंदर तक नहीं गए, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसके अंदर तक नहीं गए। तो जब सतह पर कोई पदार्थ के कण आके उसकी सतह पर संचित होते हैं तो उसे कहते हैं अधिशोषण, और अगर अंदर तक चले जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको एक और एग्जांपल बताते हैं आपको हम। जैसे हमने एक चौक लिया, ठीक है दोस्तों, और उस चौक को हमने स्याही में डाल दिया, और स्याही में डालते ही वो चौक जो होगा कलर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कलर हो जाएगा। यदि हम इस चौक को तोड़ के देखते हैं, यदि उस चौक को हम क्या करते हैं? तोड़ के देखते हैं, तो हमको देखने को क्या मिलेगा कि जो स्याही होती है, पहले तो ये समझो कि जो स्याही होती है, स्याही में दो चीजें होती हैं। एक होता है डाई, जिसको हम बोलते हैं रंजक, हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? रंजक। और एक होता है द्रव, यानी कि जल। ठीक है दोस्तों, दो चीजें होती है स्याही में, एक होता है रंजक, एक होता है द्रव। तो जो रंजक की कण है, वो रंजक की कण क्या करेंगे? इसकी सतह पर पूरा क्या हो जाएंगे? आके चिपक जाएंगे। मतलब इस जो चौक है, अगर इसको तोड़ के देख रहे हैं तो तोड़ के देखेंगे तो इसके जो चौक के जो रंजक के कण है, स्याही के जो कण है, वो कण क्या होंगे? केवल चौक की सतह पर चिपकेंगे आके, यानी उसके ऊपरी भाग पर चिपकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब उसके ऊपरी भाग पर चिपक रहे हैं तो वहां पे हो क्या रहा है? अधिशोषण। क्या हो रहा है? अधिशोषण। तो यहाँ पे हो गया अधिशोषण, यानी कि एड्सॉर्प्शन। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे दो अक्षर का फर्क है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी है। ठीक है दोस्तों,
तो हमने क्या कहा कि जब रंजक के कण उसकी सतह पर चिपक रहे हैं तो वो प्रक्रम कैसा हो रहा है, अधिशोषण हो रहा है। परंतु जो पानी है, द्रव है, द्रव कहां तक चला जा रहा है, उसके पूरे स्थूल में, पूरे अंदर तक चला जा रहा है, जो कि चौक भीग जाएगा। तो यहाँ पे दोनों प्रक्रम हो रहे हैं। कौन कौन सा हो रहा है, एक तो स्थूली घटना हो रही है, मतलब कहने का जो जल के कण है, जो जल है वो पूरे चौक को भिगा देगा, तो वहां पे क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। क्या रहा दोस्तों, अवशोषण। अधिशोषण जो हम लोग पढ़े थे, अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो अधिशोषण 2 प्रकार से होते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण। इनमें क्या अंतर है, इन अंतर को हम यहाँ पे लिख रहे हैं और बारी बारी को एक एक उदाहरण के तौर पे हम समझाएंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला लिखा गया इसमें, अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य, ठीक दोस्तों, अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य रासायनिक बंध होते हैं। और इसमें क्या लिखा गया है, अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वांडर वाल्स बल होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि रासायनिक बंध द्वारा जुड़ा होता है। ये जो अधिशोषण होता है रासायनिक, वो किसके द्वारा जुड़ा होता है, रासायनिक बंध द्वारा। जैसे हम कह देते हैं कि हमने ले लिया एल्यूमिनियम धातु को, एल्यूमिनियम धातु को हमने ले लिया और इस एल्यूमिनियम की धातु पर आके ऑक्सीजन आके इस पे जुड़ेगी। क्या होगी, ऑक्सीजन इस पे आके जुड़ेगी, तो ऑक्सीजन इससे जुड़ेगी तो क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो बनेगा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, वह ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच एक रासायनिक बंध बनेगा। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच एक रासायनिक बंध बनेगा, जो कि बहुत ही मजबूत होगा। अब दूसरे वाले में देखते हैं, इसका हमको एग्जाम्पल ये देखने को मिलता है, जैसे आपके घर में कार या बाइक होगी, तो देखते हैं उसमें कुछ दिनों के बाद या कुछ समय बाद उसके ऊपर सतह पर क्या जम जाती है, धूल जम जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या जम जाती है, धूल, और उसको ऐसे साफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो जो किसी भी वस्तु पर, किसी पदार्थ पर धूल के कण का आके जमना, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, तो एक बार इसको अगर रफ करेंगे तो ये मिट जाएगा। कहने का मतलब इस पे जो हमने लिखा था वो, और जो इसके अधिशोषक था, ये जो व्हाइट बोर्ड है वो है अवशोषक। ठीक है दोस्तों, सॉरी अधिशोषक है, और जो आके चिपक रहा है कि हमने मार्कर से लिखा, तो मार्कर की जो इंक है वो क्या है, अधिशोष्य। तो अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच एक दुर्बल वांडर वाल्स बल जुड़ा है, दुर्बल बल है। ठीक है, तो जब इसको मिटाएंगे तो ये मिट जाएगा, क्योंकि इनके उनके बीच क्या है, एक दुर्बल वांडर वाल्स बल से जुड़े हुए। और ये जो रासायनिक आबंध है, एल्यूमिनियम पर यदि ऑक्सीजन की परत जम जाती है तो उसको निकालना बहुत ही, अलग करना बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है। तो मतलब कहने का है, जो अधिशोषक और अधिशोष्य होता है, एल्यूमिनियम हमारा क्या हो जाएगा, अधिशोषक, और जो ऑक्सीजन आके जुड़ रही है उस पे, उसे क्या बोलेंगे, अधिशोष्य। तो अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच में क्या होता है, बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत होता है। ठीक दोस्तों, बस नहीं, और इनके बीच में क्या होता है, बहुत ही कमजोर होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखा गया है, दूसरा पॉइंट भी ये लिखा है, जैसे हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, आपकी ये कार है, ठीक दोस्तों, और ये कार पर क्या जम जाती है, धूल की मिट्टी के कण जम जाते हैं। ठीक है, और इस पे अगर फूंक मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, हट जाएगा। मतलब इसके बीच में क्या होगा, एक आकर्षण बल जो होगा वो बहुत ही दुर्बल होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे कहा जाता है दुर्बल वांडर वाल्स बंध से होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा है, यह प्रकृति में विशिष्ट होते हैं, यह प्रकृति में विशिष्ट होते हैं, और यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होते। इसका मतलब ये है कि एक विशेष लोग से ही जुड़ते हैं, मतलब एक विशेष अधिशोषक से ही जुड़ता है, और ये वाला क्या होता है, एक विशेष अधिशोषक से नहीं जुड़ सकता है, किसी से जुड़ सकता है। जैसे हमने ये कहा कि जो कार के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर धूल के कण, तो ये नहीं देखते हैं कि किस पे हम जाके चिपक रहे हैं, किस पे जाके अधिशोषित हो रहे हैं, ये नहीं देखते हैं। मतलब वो अपनी विशेष, मतलब किसी चीज का भेदभाव विशेषता नहीं बताते हैं कि क्या हम भेदभाव इससे करें, वो सब पे जाके चिपक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर एल्यूमिनियम लिखा गया है, तो एल्यूमिनियम पे आके ऑक्सीजन के कण चिपक रहे हैं, तो ऑक्सीजन के वहां पे चिपक सकते हैं। अगर हमने ये कह दिया कि एल्यूमिनियम पर हम धातु के यानी कि कॉपर के कण को चिपकाए, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं।
मतलब ये प्रकृति में रासायनिक अधिशोषण प्रकृति में विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट ये केवल उसी से बॉन्ड बनाएंगे, उसी से रासायनिक आबंध बनाएंगे जो इससे जुड़ने योग्य होगा, और इसमें ये किसी से भी आबंध बना सकते हैं। जैसे कहने का मतलब एग्जाम्पल में बहुत से लोग होते हैं कि अगर घर में कोई भी सब्जी बनी तो खा लेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो करेले की सब्जी नहीं खाती है ना, भिंडी की सब्जी नहीं खाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, एक विशिष्ट प्रकार के होते हैं, मतलब वो केवल कुछ ऐसे विशिष्ट चीजों को खाते हैं। तो कहने का मतलब वो क्या हो जाएगा, रासायनिक अधिशोषण, और ये क्या हो जाएगा, भौतिक अधिशोषण। ठीक है, इनमें अंतर है। तीसरी बात, यह अनुत्क्रमणीय है, मतलब अगर यहाँ पे लिखा गया अनुत्क्रमणी, यहाँ पे लिखा गया उत्क्रमणी। उत्क्रमणी का मतलब ये होता है कि यदि हम इस व्हाइट बोर्ड पे हमने उससे लिखा है, इंक से लिखा है, स्याही से लिखा है, मार्कर से लिखा है, फिर इसको हम मिटा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का ये है कि जो अधिशोषण है, अधिशोषण से अधिशोष्य पदार्थ को अलग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अधिशोषक से अधिशोष्य पदार्थ जो आके उस पर अधिशोषित हुआ है उसको हम अलग कर सकते हैं, परंतु इसमें क्या होगा, इसमें से और एल्यूमिनियम जो चिप एल्यूमिनियम थी, एल्यूमिनियम की सतह पे ऑक्सीजन को निकालना इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का ये है कि यह एक अनुत्क्रमणीय है, मतलब फिर से अधिशोषक पदार्थ की अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य को अलग नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तीसरी बात, चौथी बात है, यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, वे गैसें जो अधिशोषक से क्रिया करती हैं। हमने जो ये बात बताई एल्यूमिनियम वाली, इसी उदाहरण को लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो जो यहाँ पे रासायनिक अधिशोषण होता है वो क्या करता है कि गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे कोई अधिशोषक पदार्थ है तो उस पे उसी गैस को अधिशोषित करवा सकते हैं जो कि उस अधिशोषक पदार्थ से जो अधिशोष्य गैस है, अगर वो अभिक्रिया योग्य करने है तभी वो आके उस पर अभिक्रिया करेगी और वो रासायनिक अधिशोषण वहां पे होगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। गैस कैसी है उस पर निर्भर करेगा, कैसी गैस है वो, क्या उससे अभिक्रिया करने योग्य है, मतलब जो जिसपे आके अधिशोषित हो रही है क्या अधिशोषक से क्रिया करने योग्य है। ठीक दोस्तों, तब वहां पे रासायनिक अधिशोषण होगा। इसमें क्या होगा, यह भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, यह भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो इस पर कैसे निर्भर करती है कि वे गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती हैं, आसानी से द्रवित हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब जो वे गैसें होंगी जो आसानी से क्या हो जाती हैं, आसानी से द्रवित हो जाती हैं। वे गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती हैं तब वो किस में आएंगी, भौतिक अधिशोषण में आएंगी। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट हम इसको रफ करके अगला पांचवा इसमें क्या बोला जा रहा है कि रासायनिक अधिशोषण में जो पांचवा होगा, इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी उच्च होती है, मतलब कितनी होती है, 30 से 240 किलो जूल पर मोल। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है, 30 से 240 किलो जूल पर मोल। इसमें जो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, बहुत ही उच्च होती है। एंथैल्पी का मतलब होता है कि ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, और केमिस्ट्री में जब भी कोई आबंध बनता है, ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री में जब भी कोई आबंध बनता है तो वहां से ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है, आपको ये बात याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, मुक्त होती है। तो यहाँ पे जब अधिशोष्य किसी अधिशोषक की सतह पर आके जुड़ेगा तो यहाँ पे आबंध बनाएगा, तो जिससे क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है दोस्तों, कितनी होगी, ज्यादा ज्यादा ऊर्जा होगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी का मान कम होता है। एंथैल्पी कितनी होती है, 20 से 40 किलो जूल, इसका 40 किलो जूल पर मोल होती है। अगले वाले में इसमें क्या होता है कि अधिशोषण ताप बढ़ने पर बढ़ता है। अधिशोषण ताप बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है। जब रासायनिक आबंध बनते हैं तो उनके टेम्परेचर को यदि हम बढ़ाते हैं तो क्या करेंगे, और तेजी से क्या करेंगे, अधिशोषक पे चिपकते जाएंगे, मतलब अधिशोषित होते जाएंगे। उनका ताप बढ़ाने पर यह बढ़ता है। अधिशोषण क्या होता है, बढ़ता है। यह ताप बढ़ाने पर घटता है। ये क्योंकि
दुर्बल वांडर वाल्स के बल के द्वारा जुड़े होते हैं और ताप बढ़ाने पर ये क्या होते हैं, बॉन्ड अलग हो जाते हैं, मतलब हट जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, अधिशोषण जो भौतिक अधिशोषण होता है ताप बढ़ाने पर घटता है। अगली बात, यह पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ता है। मतलब कहने का ये है, आप जितने भी पृष्ठ को ज्यादा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा पृष्ठ को लेंगे तो उस पे गैस के कण जो होंगे, ये जो गैस के कण होंगे ज्यादा से ज्यादा आके क्या होंगे, चिपकेंगे। मतलब कहने का जितनी बड़ी सतह होगी, जितना बड़ा जगह होगा, उतने पे ज्यादा से ज्यादा आके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आके चिपकेंगे। ठीक है दोस्तों, यह भी क्या होगा, यह भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ता है। मतलब ज्यादा जगह तो ज्यादा अधिशोषण। ठीक है दोस्तों, मतलब ज्यादा जगह रहेगी, क्षेत्रफल ज्यादा बड़ा रहेगा, अधिशोषण ज्यादा होगा। आगे देखते हैं आठवां वाला ये कह रहा है, यह एकल अणुक परत के रूप में फलित होते हैं। यह एकल अणुक परत के रूप में फलित होते हैं। यह उच्च दाब पर बहु अणुक परतों के रूप में फलित होते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह एल्यूमिनियम है अधिशोषक, और ऑक्सीजन O2 आके इस पे अधिशोषित हो रहा है। तो अधिशोषित हो रहा है तो ये केवल एक ही अणु की जो परत होगी, एक ही अणु की परत होगी, वही इस पे आके चिपक सकती है। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अब लग जाएगी, इधर हो जाएगा एल्यूमिनियम, इनके बीच क्या हो जाएगा, आबंध बन जाएगा। अगर हम ये चाहें कि और भी ऑक्सीजन इसके ऊपर आके क्या करे, चिपकाए, तो ये ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जिससे और ऑक्सीजन इसके ऊपर हम नहीं ला सकते। इसीलिए केवल इस पे ऑक्सीजन की केवल ऑक्साइड की एक ही परत लग सकती है। मतलब कहने का ये है कि यह एकल अणुक परत होते हैं, मतलब एक अणु की इस पे परत बनती है रासायनिक अधिशोषण में। दूसरे वाले में क्या होगा कि इसमें जो धूल के कण होंगे, एक परत के ऊपर बहुत सारे धूल के कण आके इतनी मोटी मोटी बन जाती है उसकी परत। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का इस पे कोई आबंध नहीं होता है, और जो भी आबंध होता है वो दुर्बल होता है। इस पे और भी धूल के कण आके ऊपर ऐसे चिपकते जाएंगे। तो इसमें बहुत सारी परतें बन सकती हैं, परंतु इसमें केवल एक ही परत बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को जुड़ने नहीं देगा। केवल एक ऑक्सीजन एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करेगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अधिशोषक एक ही परत बनाता है। यहाँ पे जो अधिशोषक होता है वो अधिशोष की बहुत सारी परतें बना सकता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही अगले पार्ट को देखने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।